हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की क्लास के बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है जो पेड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, है ना। ये क्लास जो आपकी है बहुत बेहतर तरीके से है, काफ़ी लेवल को लेकर चला जाता है, आपके हर चीज़ें आपके यहाँ पर दी जाती है। और इस क्लास के जस्ट बाद आप देखिए कि जो आपका सिलेबस है, जैसे आपका समान जागरूकता 10 नंबर है, उसके भी आपके क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। जो पीडीएफ वगैरह होगी इसके अंत वाली, वो भी आपको हम टेलीग्राम पे आज से प्रोवाइड करा देंगे। और कल से जो आपकी क्लासें वो आपकी क्लासें लाइव भी आपकी होंगी, और भी आपकी जो क्लासें करंट अफेयर की हैं वो सब क्लासें कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। मॉर्निंग में सुबह कल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कल के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बाकी अगर 11 बजे वाली क्लास है ना, कोई किसी कारण से, क्योंकि कल लग जाएगा दवा एक लोगों को करवाना है, और शाम को 6 बजे आपकी क्लास करंट की होगी कल, ठीक है। परेशान मत होइए, करंट अफेयर की कल से क्लास आपकी होगी और पूरी बेहतर तरीके से आपकी होगी। तो सभी लोग सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के इस टेस्ट पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है ना। गुड इवनिंग, हर हर महादेव, खुश रहिए, स्वस्थ बनाए, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। दोस्तों बताना है कि सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। वन का ऑप्शन देना है, वन का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया वन का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, जो कि सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपका स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, है ना। खोज किया था किसने, तो आपके रखाल दास बनर्जी। किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। और कब किया था, तो आप कहेंगे सर 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन महावीर स्वामी ने स्वीकार किया था। दोस्तों आपके याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने जो स्वीकार किया वो किस बात पर या किस पर फोकस किया था। दोस्तों इन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकार किया था। मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। कह सकते हैं कि जैन धर्म के अनुसार कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉइंट आपका सही दिया गया है। अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। दोस्तों बताना है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी यहाँ पर मिलती है। दोस्तों हमने बताया है कि जो कलिंग युद्ध है वो आपका 13वां अभिलेख है, 13वां आपका अभिलेख है। और 13वां अभिलेख जो कि आपका अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था एक युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, क्या 261 ईस्वी पूर्व में, जो कि अशोक के 8वें वर्ष जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष युद्ध हुआ था, जिसमें देखा जाए करीबन 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे क्या हुआ कि अशोक का दिल भी हो गया, बिल्कुल से हलायित हो गया, और इसने बोला कि आग के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। लैपटॉप में जब हम क्लास लिया करते हैं, है ना, तो थोड़ा क्या होता है, आवाज में परिवर्तन रहती है, ठीक है ना। थोड़ी आवाज में परिवर्तन रहती है, लेकिन इतना भी नहीं होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक जो आपके 4 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, ये आपके मेगस्थनीज, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्यकालीन अर्थात जो इंडिका के लेखक है वो आपके मेगस्थनीज है। आपने एक नाम सुना होगा, मेगस्थनीज ने शब्द सुना होगा, सिल्यूकस के सार। सिल्यूकस निकेटर का जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा गया था, मेगस्थनीज लगभग देखा जाए भारत में 14 वर्षों तक रहा था। कितने, 14 वर्षों तक आपका रहा था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि हर्षवर्धन ने जैसैन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दी थी। 80 गांव जो स्थित थे आपके कहां पर स्थित थे, ये जो दान में दिया था गांव, ये 80 गांव जो थे वो आपके कहां पर, तो आपके ये उड़ीसा में थे। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है आपका, उड़ीसा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन है तो नोट करिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों बताना है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है,
पाल वंश, दोस्तों याद रखिए पाल वंश के द्वारा यहाँ पर कराई गई थी। दोस्तों गोपाल के पुत्र का नाम था धर्मपाल, है ना, धर्मपाल, जो कि पाल वंश को सफलता और नए आयाम तक पहुंचाया था। यहाँ पर कौन? धर्मपाल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? दोस्तों तैमूर ने आक्रमण किया था, है ना, देखा जाए तो दिल्ली को बिल्कुल से मसल दिया था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सैयद वंश आया था। हमने आपको बताया था गुल खिलातो सैया लादो, या कई प्रकार की ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। हमने ट्रिक भी बताया था, गुल खिलातो सैया लादो, गुल खिला तो, है ना, सूंघ लो महक, ऐसे कर दीजिए। गुलाब खिला तो सूंघ लो महक, कोई भी ट्रिक बन सकती है। गुलाब खिला तो सूंघ लो महक, या गुल खिला तो सैया ला दो। तो दोस्तों सैया अगर हम बोलते हैं सैया ला दो तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो गुलाम वंश, है ना, है कि नहीं। तो गुल खिला, यहाँ पर खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रम आपको याद हो जाएंगे जो आपके क्रम रहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है आपसे कि दिल्ली में कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? मतलब दोस्तों देखा जाए तो भैया दिल्ली में एक ऐसा भी स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तु शैली का उदाहरण है। दोस्तों 8 नंबर में ये है आपका हुमायूं का मकबरा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है। दोस्तों हुमायूं के मकबरे को दोस्तों याद रखिएगा मुगलों का क्या? मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों, कब्रिस्तान कहते हैं। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया मुगल वंश के काफी जितने भी लोग थे, काफी, है ना, काफी हद तक जो काफी आदमी जो मरे थे वो सब यहीं पर आपके दफनाए गए हैं जहां हुमायूं का मकबरा है, इसलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। नई शब्द आपसे दिया है, एग्जाम में कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम में नहीं सबसे होती हैं, ये एक मानवीय गलती है और सबसे नहीं हमसे भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 9 का ऑप्शन देखिएगा। पहला पॉइंट है कि पेशवा सेनापति का कार्य करता था। क्या कह रहा है? पेशवा सेनापति का कार्य करता था। ये पॉइंट आपका गलत हो गया यहीं से। क्यों? क्योंकि पेशवा का जो कार्य था वो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। क्या? पेशवा का जो कार्य था ये संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था, और यह प्रधानमंत्री होता था और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पहला पॉइंट आपका गलत है। वहीं पर मंत्री जो आपका है वो राज्य दरबार के दैनिक कार्यों का संचालन, अमात्य जो आपका है आय व्यय का लेखा जोखा होता था, सुमंत जो था वो पड़ोसी राज्यों से संबंधित जो पत्राचार करता था। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? बताइएगा कि जो साइमन कमीशन है भारत जो आया था यह प्रथम बार कब आया था? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया आंसर इनमें से क्या बनेगा? बहुत अच्छे और बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपका 10 नंबर का ऑप्शन डी वाला जो आपका है क्या 1938, क्या है 1938 जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है। 1928 को आया था। अगर हम आपसे बोले कि ये कब पहुंचा था तो आप कहेंगे 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बंबई में हड़ताल भी रखा गया था, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना क्या दिया है? हाँ, कह रहे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम बताना है जहां न्यूनतम जनघनत्व हो। क्या जनघनत्व दिया गया है? और जनघनत्व में दोस्तों देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, आपका फिर आपका सिक्किम है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आपका 1 किलोमीटर में लोग कितने हैं? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। मिजोरम में 1 किलोमीटर में आपके 52 लोग निवास करते हैं। और वहीं पर दोस्तों आपके मणिपुर में 122। अर्थात ये एवरेज होता है, कहीं पर कम लोग है कहीं पर ज्यादा है, तो एवरेज होता है कि लगभग 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन क्या दिया है 12 नंबर में? कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम होती जाती है, ये भी आपका सही है। मतलब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है
कि अफ्रीका के, क्या दिया है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। मतलब अफ्रीका दोस्तों आपको मालूम है कि जो अफ्रीका बसा है वो काफी बड़ा बसा हुआ है ना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र आपका है काफी लंबा क्षेत्र आपका है। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय है, गर्म क्षेत्र आपका है, गर्म क्षेत्र जो आपका है, इस क्षेत्र में दोस्तों इसे कहते क्या है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है ये होता है सवाना घास के मैदान। क्या होता है? सवाना घास के मैदान होता है। क्योंकि अगर हम लोग दक्षिण में आते हैं, दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या आता है? दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर विल्ड घास के मैदान होते हैं। विल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रेरी घास के मैदान जो मिलते हैं वो आपकी उत्तरी अमेरिका में, कहां पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका मिलते हैं। पंपास घास के मैदान कहां पर है? आपकी अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है विषुवतीय क्षेत्रों में जलवायु की जो किस्म है, विषुवतीय जो आपका है ये कांगो क्षेत्र में होगा। मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये दोस्तों आपका कैलिफोर्निया में मिल जाएगा 1। मानसून जो आपका है दोस्तों, मानसून अगर बात करती है म्यांमार से हो जाएगा। और सवाना जो आपका है दोस्तों, सवाना ये आपके सूडान से हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सम्मिलित करना है। प्रदेश दिया है और जलवायु दिया गया है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जो भैया प्रदेश और जलवायु कैसी है। आप कहेंगे सर देखा जाए बांग्लादेश में जो आपकी जलवायु है वो कैसी है? तो जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। याद रखिएगा बांग्लादेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है ना, कैसी है? मानसूनी है। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय है। कैसी है? भूमध्य सागरीय है। 1 हो जाएगा। साइबेरिया में दोस्तों आपकी शीतोष्ण है। साइबेरिया में ठंडी हवाएं भी चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शीतोष्ण पाई जाती हैं। कैसी? शीतोष्ण पाई जाती हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा उष्ण मरुस्थल मिलेंगे। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? चलिए बताइएगा दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? 16 नंबर में दोस्तों 16 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है? सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है? 17 नंबर में दोस्तों 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ओलेरी कल्चर। क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन ये होता है ओलेरी कल्चर। ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओलेरी कल्चर हो जाएगा। वर्मी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? वर्मी कल्चर में बता सकते हैं क्या? वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन। क्या होता है? केचुआ पालन होता है आपके दोस्तों, याद रखिए केचुआ पालन होता है आपकी किसमें? तो आपके वर्मी कल्चर में। पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। और मोरी कल्चर क्या होता है भाई? मोरी कल्चर यहाँ पर दोस्तों रेशम कीट के लिए जो सहतूत उगाना होता है। क्या? रेशम कीट के लिए जो सहतूत उगाते हैं, सहतूत, तो सहतूत शब्द को बोलते हैं मोरी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में क्रेडिट, क्या दिया है? भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है 18 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका क्रिसिल है, इन्फ्रा है, केयर है, मतलब ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? दोस्तों जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है? फटाफट जवाब देना है। उससे पहले भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन लाइक के लिए आपका संख्या जब तक हम बोलते नहीं आप लोग शायद भूल जाते हैं। तो आप लोगों को तो हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ता है। तो भैया कम से कम देखा करें कि हम क्लास में आए और सर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए इतना लाइक कर देना चाहिए कि थोड़ा सा क्लास में लगे कि नहीं है। हाँ, बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और जो मेहनत करता है वो समझता भी है दूसरे की मेहनत को। ठीक है ना। लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई वीडियो में लाइक की संख्या इतना बढ़ाइए ताकि दिल भी खुश रहे हमारा भी। ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे दोस्तों। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका 19 आपका कह रहा है कि भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? अब आप कहेंगे कि देखा जाए आजादी से लेकर अब तक रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। याद रखिए, एक बार 1949 में हुआ था। कब? 1949 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद दूसरी बार जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आपका हुआ था वो 1991 में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और क्या रहा है। यहाँ पर दिया गया है बेसल क्या है? क्या दिया है? बेसल। ये क्या होता है दोस्तों? 20 नंबर में बेसल।
दोस्तों बेसल जो आपका है ये है ऑप्शन नंबर है कि बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। क्या? बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, मतलब कि जो बैंकों को आकस्मिक आंकड़ा से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। और बेसल जो आपका है स्विट्जरलैंड का एक स्थल है। ये बेसल जो आपका है ये स्विट्जरलैंड का क्या है, एक स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपसे कि संसदीय सरकार में राज्य अध्यक्ष हो सकता है। जो संसदीय सरकार होती है, जहां भी संसदीय सरकार है, जहां भी संसद है, वहां का जो राज्याध्यक्ष हो सकता है, ये किस प्रकार से, तो आप कहेंगे, याद रखिएगा कि राज्य का जो अध्यक्ष हो सकता है वो किस प्रकार से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में, ऑप्शन क्या लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 21 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचित भी हो सकता है और वंशागणित भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए संसदीय सरकार में राज्य का जो अध्यक्ष हो सकता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत होता है, मनोनीत होता है, इनमें से कोई भी। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आपको मालूम है कि भारत में निर्वाचन होता है। क्यों? यहाँ पर देखो भारत में क्या होता है, राज्य के अध्यक्ष को भारत का जो भारत में होता है वो निर्वाचित किया जाता है ना। फिर वहीं पर देखा है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में तो आपका भैया जो पीढ़ी चली आ रही है ब्रिटेन में तो वंशानुगत हो जाएगा। ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में वंशानुगत है, तो इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझिए, हम कह क्या रहा है इसको समझिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्य करने का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, ये कही जाएगी। अर्थात इस शब्द को हम कह सकते हैं, इसे कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र। सब कुछ सही है, बस भाषा का परिवर्तन है ना। याद रखिएगा कि सब कुछ सही है लेकिन भाषा का परिवर्तन है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, वहां पर नहीं शब्द या और शब्द आपको बोला गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। दोस्तों अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वो किसको दे सकता है त्यागपत्र, याद रखिएगा राष्ट्रपति को देगा। जो नियुक्ति करता है लगभग उसी को ही क्या दिया जाता है, त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके कौन है, जनजाति और अनुसूचित जाति, इनको जो अधिकार दिए गए हैं ये किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। याद रखिए अनुच्छेद 17 में जो आपका है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये भारतीय समाज में ये कुरीतियां हैं उनको यहाँ पर क्या करता है, दूर करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में होगा। क्योंकि अगर हम आपसे बोले अनुच्छेद 20 बताइए तो आपके अनुच्छेद 20 में क्या अनुसूचित के बारे में दिया गया है, नहीं दिया गया है। 19 के बारे में दिया गया है, आप कहेंगे नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 18 में दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो 3 तो ऑप्शन काट दीजिए। जब आपको लग रहा है कि 3 में नहीं है तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में हम लोग डी पर जाएंगे, क्योंकि भैया मौलिक सामाजिक और समाज में छुआछूत होता है, समाज में छुआछूत होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन डी वाला ही यहाँ पर राइट कर देंगे। दोस्तों याद रखिएगा हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही करा रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान देते हुए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर है उसी के क्वेश्चन में होता है, बस उसमें क्या होता है कुछ ऑप्शन को हटाना है और कुछ ऑप्शन को लेना है। दोस्तों याद रखिएगा हमने बताया है कि ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से पंचायती राज जो आपका है क्या है। दोस्तों पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है टाइफाइड रोग से, क्या टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों देखिए मच्छर वगैरह की जो मच्छरदानी है उसका प्रयोग करते रहिएगा, बुखार वगैरह आता रहता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर मच्छरदानी वगैरह प्रयोग करते रहिएगा और बुखार से बचते रहिए। टाइफाइड रोग से दोस्तों मानव शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है 26 नंबर में, तो ऑप्शन दोस्तों आपके बी नंबर आते हैं। यहाँ पर जो आते हैं दोस्तों ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। विशेष प्रकार से जो आपकी छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है दोस्तों ये आपकी प्रभावित होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है। बताइएगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है। यहाँ पर 27 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें से मेथेन होता है, क्या होता है मेथेन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में प्रोटेन होता है, ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है, लेकिन जो आपका मेथेन है ये आपका नहीं होता है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। यहाँ पर जो असत्य कथन है इनमें से कौन सा हो जाएगा 28 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्टोज शर्करा कहा जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला दिया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है। ये जो आपका बात दिया गया है ये गलत दी गई है। 28 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, किसका? श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, किसका? ग्लूकोज का विघटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से CNS का भाग क्या है? CNS क्या है समझिएगा कि CNS है क्या? सेंट्रल, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, याद रखिएगा, मस्तिष्क होता है और मेरुरज्ज होते हैं। मतलब ऑप्शन दोस्तों देखा जाए तो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आपने पढ़ा होगा। दोस्तों 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिसाव हुआ था और बहुत बड़ी त्रासदी आपकी हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शतधन नारी का संधि इनमें से क्या होगा? शतधन नारी को जोड़ना है और संधि करना है, आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सत नारी का हो जाएगा सन नारी। क्या होता है? सन नारी, ऑप्शन सी बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों? याद रखिएगा, जो आधा ता है और ये जो जुड़ा है ना के साथ तब बनता है, यहाँ पर पूरा ना बनता है, पूरा ना बनता है और उसके साथ आधा ना और बन जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सन्नारी बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द में से क्या है? ढुलमुल का विलोम पूछा गया है। चलिए, ढुलमुल का विलोम पूछा गया है 32 नंबर में। तो 32 का ऑप्शन दोस्तों ढुलमुल का होता है, यहाँ पर दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़। ढुलमुल का विलोम होता है, दृढ़ होता है। ढुलमुल मतलब क्या कहा जाएगा? ढुलमुल मतलब कहा जाता है, ये शब्द देखो हमने बताया, नए नए शब्द आपको मिलेंगे। ढुलमुल मतलब होता है दोस्तों, याद रखिए, जो स्थिर या निश्चित ना हो, मतलब स्थिर ना निश्चित ना हो। लुढ़कने वाला शब्द सुने, लुढ़कना, लुढ़कना जानते हैं ना, लुढ़कने रहता है, वो स्थिर नहीं रहता, वही शब्द आपका है। और दृढ़ मतलब जो होता है वो होता है स्थिर कह दीजिए, अडिग कह दीजिए, है ना, तटस्थ कह दीजिए। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे और नए नए शब्दों से यहाँ पर वाकिफ होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है? दोस्तों दिया गया है स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है, अब आप बताइएगा। 33 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अचल होगा, क्योंकि स्थिर दिया है तो स्थिर मतलब हो गया कोई स्थिर है और अचल मतलब क्या? स्थिर नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए यहाँ पर शब्द बताना है 34 नंबर में। तो दोस्तों 34 का ऑप्शन हो जाए आपका अक्षय। याद रखिएगा, जो अच्छे शब्द आपका है ये क्षीण नहीं हो सकता, अर्थात जो क्षीण ना हो सके उसे बोलते हैं अक्षय। कभी कभी आपने सुना होगा कि अक्षय पात्र जो कभी खत्म ही नहीं होता है ना, उसमें से जो चीज डालो और बनती रहती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि दी गई है? लिंग संबंधी क्या है? अशुद्धि दी गई है 35 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए कह रहा है मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है ना, मेरे मित्र की पत्नी क्या है? विदुषी है। अच्छा, मान लेते हैं। यहाँ पर गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। दोस्तों ऑप्शन सी नंबर की अगर बात करते हैं तो गलत होगा। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। क्या? रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ ये कहेंगे, इसलिए आपका अशुद्धि है लिंग संबंधी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों 51 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो देश दिया गया है और राजधानी दी गई है। 51 नंबर में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा? दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। पहला पॉइंट सही दिया गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है किर्गिस्तान की ताशकंद दिया गया है। दोस्तों किर्गिस्तान की ताशकंद दिया गया है, जबकि मालूम है कि किर्गिस्तान की जो आपकी राजधानी होगी वो हमने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा बिश्केक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बिश्केक होता है। क्या होता है? बिश्केक होता है, याद रखिएगा। ये है आपकी किर्गिस्तान की राजधानी। वहीं पर तजाकिस्तान की है दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आपसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आपका है ये आपके है कहां पर? दोस्तों 52 नंबर में। दोस्तों ये है आपके आंध्र प्रदेश में, आप लोग जानते भी हैं।
जब आपका मंगलयान 3 प्रक्षेपित किया गया तब आपको बहुत चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जो आपका इसरो है, कौन है, ISRO, इसरो जो आपका है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय कहां पर है, तो आपके बेंगलुरु में है। कहां पर है, बंगलुरु में है। बंगलुरु अर्थात कर्नाटक में हो जाएगा बंगलुरु, ठीक है ना। तो इसरो वाला भी आपको याद रखना है और सतीश धवन वाला भी आपको याद रखना है, दोनों चीज। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों 53 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर लॉक कर दीजिए, ए नंबर आपका भारत, जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। इतनी जल्दी नींद आ जाएगी तो जीवन में करेंगे क्या भाई, इतनी जल्दी नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, मेहनत से पढ़िए। कह रहा है गीतात्मक कविता माई मदर एड 66, है ना, माई मदर एड 66 किसने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ये राइट हो जाएगा 54 नंबर में, ऑप्शन सी, ये है आपके कमला दास है। कौन है, कमला दास। दोस्तों याद रखिए कमला दास हो जाएगा, ये मलयालम में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपका है, याद रखिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आपका है ये इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी आपके 1957 में। अगर आपसे पूछे कि जो है कहां, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया में, है ना। कहां पर है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया में है इसका जो मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों बताना है कि जो बुकर पुरस्कार है ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से पूछा गया है 56 नंबर में। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुंधति राय, जो ऑप्शन है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का प्रसिद्ध आपका लोकगीत है, लोकप्रिय आपका है कजरी। दोस्तों कजरी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बी नंबर है, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु के समय आपका होता भी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 58 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा 2004 में। महिला कुश्ती को दोस्तों ओलंपिक खेल में 2004 में शामिल किया गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। चलिए यहाँ पर दोस्तों दिया है पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य, दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये है आपका प्यारा सा राजस्थान। दोस्तों याद रखिए राजस्थान में क्या हुआ था, 2 अक्टूबर के दिन, क्या 2 अक्टूबर के दिन अगर हम बात करें कि आपको कहां ले चलते हैं 1900 आपके कम, तो आपके 59 में, याद रखिए 2 अक्टूबर का दिन था और ईस्वी कौन थी आपकी 1959। उस समय आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम लोग कहां पर थे, आपके नागौर जेल में। कहां पर है, नागौर में थे, नागौर में, ठीक है, कहां पर, नागौर में। तो आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कि राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर बिरजू महाराज के जो संबंध है वो आपके कहां से है, बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज दोस्तों याद रखिएगा ये आपके किससे जुड़े हैं, आपके कथक से जुड़े हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश थे। लेकिन अब बिरजू महाराज जी अब आपके सामने या आपके बीच मौजूद नहीं रहे हैं, है ना, ये स्वर्ग सिधार हो चुके हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ध्यान देना है। मतलब जो आपके व्यक्ति हैं और उनके क्या आपके संबंध स्थान, हमने आपको बताया है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, अर्थात जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ पॉइंट हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि आप पॉइंट कह रहे शांति निकेतन, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करके ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हम अच्छे से आपको कथा सुना रहे हैं विधिवत तरीके से। देखिए शांति निकेतन की बात करते हैं तो शांति निकेतन महापुरुष थे, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तलवंडी की बात करते हैं तो तलवंडी में एक आपका प्रसिद्ध स्थान है, ये गुरु नानक से आपका जाना जाता है, गुरु नानक। यहाँ पर राजघाट की बात करते हैं तो राजघाट कौन से महान व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। विजय घाट में दोस्तों जो समाधि स्थल है वो आपके लाल बहादुर शास्त्री की है। किसान घाट पर जो समाधि स्थल है वो चौधरी चरण सिंह के है। किसानों के लिए जो मसीहा थे वो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, किसान घाट। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जेरूसलम, ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये ईसा मसीह से है, किससे है, ईसा मसीह से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और अगला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया गया है कि कपिलवस्तु, बोध गया या लुम्बिनी या कुशीनगर, ये सब का संबंध है आपके गौतम बुद्ध से है, कोई ना कोई घटना यहाँ से जरूर जुड़ी है।
अगला है शांतिवन दिया गया, शांतिवन किस राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा है? तो शांतिवन है दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। अगला है कि शक्ति स्थल जो आपका है, शक्ति स्थल ये आपके इंदिरा गांधी से है। किससे है? इंदिरा गांधी से। वीरभूमि में जो आपकी समाधि स्थल है वो आपके राजीव गांधी की है। और मक्का मदीना किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से संबंधित है। आपका मक्का मदीना मोहम्मद साहब से आपका जुड़ा हुआ है। यहां पर दोस्तों अगला दिया गया है, कह रहे हैं महाप्राण, क्या दिया है? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट ये किस महापुरुष से जुड़ा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा है। अगला है समता स्तर जो आपका है ये किस राजनीतिक संबंधित है? तो आपकी जगजीवन राम से जुड़ा है। अभय घाट दोस्तों आपकी मोरारजी देसाई से है, अर्थात ये जो समाधि स्थल है वो आपकी मोरारजी देसाई की अभय घाट पे है। वाटरलू जो आपका दोस्तों है, वाटरलू में दोस्तों नेपोलियन जो बोनापार्टा था इससे संबंधित है। उदय भूमि जो आपके है के.आर. नारायण है। दोस्तों नारायण घाट किससे संबंधित है? गुलजारी लाल नंदा से जुड़ा है। एकता स्थल में जो आपकी समाधि है वो ज्ञानी जैल सिंह की है। यहाँ पर है कर्म भूमि, और कर्म भूमि है आपके शंकर दयाल शर्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि सदैव अटल है ना, क्या सदैव अटल है ये आपका जुड़ा है अटल बिहारी वाजपेयी से है। पवनार आश्रम आपका नाम सुना होगा, पवनार आश्रम दोस्तों ये संबंधित है आचार्य विनोबा भावे जो कि भू आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर है बारदोली जो कि बहुत ही चर्चित स्थान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है बारदोली। बेल्लूर आपका एक मठ है जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ है। आनंद वन जो आपका है बाबा आमटे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ओरविले आश्रम कहां पर है? क्या ओरविले आश्रम का संबंध है मां आनंदमयी एवं अरविंद घोष से है। मैसिडोनिया और सिकंदरिया ये स्थान किस महान शासक से है? सिकंदर महान से जुड़ा है। जलियांवाला बाग ये किस जनरल के लिए याद किया जाता है? तो जनरल डायर के लिए जाना जाता है। सदाकत आश्रम का संबंध है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। अगली क्लास में मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, है ना, प्रमुख व्यक्तियों को उपनाम पढ़ेंगे और काफी अच्छे पॉइंट आपके होंगे जो कि हम लोग कल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है जो कि पेड एग्जाम के लिए बेहतर मॉडल पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कराया और लास्ट के जो आपके बेहतर क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व किया है। और कल से शाम को 6 बजे वाली जो आपकी क्लास है करंट अफेयर की वो भी आपकी शुरू हो रही है। तो कल से आपको 6 बजे शाम को करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए हम आपकी क्लास लाइव ही रखेंगे, है ना, लाइव क्लास में देंगे। और 11 बजे के बाद जब आपकी क्लास होती है तो कुछ दिन उसकी लाइव क्लास हम करा देंगे। शाम को 6 बजे आपकी करंट अफेयर बिल्कुल फिक्स है, तो आपकी वही आपकी चलेगी, ठीक है। और कोई समस्या, कोई शिकवा कल हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे, ठीक है। सभी को नमस्ते, जय हिंद। आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।